वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज बात करेंगे सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ सवालों के बारे में जो आपको बार बार पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हिंदी पेडागोजी से 15 नंबर का पूछता है और आपको 15 आउट ऑफ 15 करना है। तो हमारे साथ बने रहें। इससे पहले भी हमने हिंदी का एक सीरीज चलाया था जिसमें 100 क्वेश्चन था, 10 वीडियो उसका हमने बनाया था। आपने अगर उस क्लास को नहीं लिया है, उन क्लास को जो 10 वीडियो का है, तो आप उसको अवश्य देखें, क्योंकि आपको 7 से 8 नंबर वो 100 क्वेश्चन से रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? मतलब ऐसा कौन सा कार्य करेंगे इस 4 में से जिससे हमें डिक्शनरी से कोई सहायता नहीं मिलेगी? पहला है उच्चारण में सुधार। इससे डिक्शनरी से सहायता मिलेगी। क्यों? क्योंकि वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए हमको डिक्शनरी को देखना पड़ेगा। तो आपको नेगेटिव ढूंढना है, तो ये इससे तो क्या सहायता बिल्कुल मिलेगी। और दूसरा है शब्द संपदा में सुधार, मतलब वर्ड्स पावर, तो इसके लिए भी डिक्शनरी से सहायता मिलेगी। और नंबर 3 है वर्तनी में सुधार। कहने वर्तनी मतलब कि उसके भाव का कहाँ कैसे बोलना है, नहीं बोलना है, तो इससे इसका भी हमको डिक्शनरी से सहायता मिलेगा। और नंबर 4 में लिखावट में सुधार। ये डिक्शनरी से इससे कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। अगर लिखावट में सुधार करना है तो आपको अपने से करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा लिखने की। तो 4 गलत है और जो गलत है वही सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है। जो पूरी तरह समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है, किसी भी चीज़ का आपको जब प्रतिक्रिया देना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जब आप चीज़ों को सुनेंगे नहीं तो क्या आप प्रतिक्रिया दे पाएंगे, लिख पाएंगे? अगर कोई आपको कोई चीज़ लिखने के लिए कहेगा तो जब तक आप उस चीज़ को अच्छे से सुनेंगे नहीं, आप लिख नहीं पाएंगे, उस चीज़ को बोल नहीं पाएंगे और इवन पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो ना यहाँ पर लेखन होगा, ना पठन होगा और ना वाचन होगा। क्या होगा? श्रवण होगा। क्योंकि सुनना इसलिए होगा क्योंकि जब तक आप चीज़ों को सुनेंगे नहीं अच्छी तरह से, तब तक आप उसका प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। तो सारे चीज़ों का आधार क्या है? सारे चीज़ों का आधार श्रवण है, सुनना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य है कि वो खाली जगह में संलग्न है। जब विद्यार्थी क्या करते हैं, मज़े लेने की किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो वो किस तरह की पढ़ेंगे कि वो टॉपिक से मज़े लेंगे? पहला है सरसरी दृष्टि से पठन, मतलब क्या मोटे मोटे चीज़ों को पढ़ लेना है, मेन जो हेडलाइन होता है। तो इसका ये कब पढ़ते हैं हम? जब हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर खोजते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं। बारीकी से पठन, यानी सारे वर्ड्स को पठन, सारे वर्ड्स का मीनिंग आप जानना चाहते हैं, प्रत्येक वाक्य का आपको मीनिंग समझना है। तो ये मज़े लेने के लिए नहीं होता है। और गहनता के साथ, मतलब आप जब पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये भी एक तरह का बारीकी पठन ही है, क्योंकि आप चीज़ों का गहन अध्ययन कर रहे हैं, चीज़ों को आप बारीकी से जानना चाह रहे हैं। और नंबर 4 में है विस्तार से पठन, क्योंकि आप मज़े लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप एक तरफ से पढ़ते जा रहे हैं। आपको मीनिंग से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्टेक्स्ट, ये टॉपिक कह क्या रहा है, आपको उस चीज़ को समझना होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। और आज का हमारा चौथा प्रश्न है, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। मतलब खाली जगह ये है, देखे जाते हैं। बहुधा का मतलब होता है अधिकतर। तो भाषा संकेत और भाषा जो संकेत मिश्रण है वो अधिकतर किन बच्चों में देखे जाते हैं? तो आपने इसका आंसर कर लिया होगा कि जिन बच्चों को एक से अधिक भाषा आएगा तो बच्चे क्या करेंगे, भाषा संकेत परिवर्तन अलग करेंगे और कभी कभी वो भाषा का मिश्रण कर लेते हैं। हिंदी में आपको लगा देगा, वो इंग्लिश बीच में लेके आ जाएगा, इंग्लिश के बाद वो अपनी मदर टंग, अगर उनकी सुरजापुरी हो या फिर वो भोजपुरी हो या बंगाली हो, बीच में उसको डाल देगा। तो ये जो बच्चे एक से अधिक भाषा को जानेंगे उनमें ऐसा चीज़ अधिकतर देखा जाता है। तो एकल भाषी है, एक भाषा जानना। पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया जिन बच्चों के अंदर है, और गणन वैकल्य मतलब डिसकैलकुलिया जिस बच्चे के अंदर है। तो ये 3 होगा नहीं, किसमें होगा? द्विभाषी बच्चे, जो बच्चे एक से अधिक भाषा जानते हैं। हो सकता है कि वो 2 जानते हैं, 3 भी जान सकते हैं, तो द्विभाषी आंसर होगा। भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई खाली जगह है। तो भाषा की जो मूलभूत इकाई है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो कौन सा होता है? जैसे क, ख, ग, ईटीसी, ये क्या है? भाषा की सबसे मूलभूत इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, और इसका कुछ ना कुछ खुद का भी मीनिंग होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको स्वनिम बोलते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, इंग्लिश में इसको बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्न के
उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा खाली जगह परीक्षणों में देखते हैं। बहुधा का मतलब अधिकतर। यहाँ तो इसको जैसे जहाँ बात आ गई बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो, ये सारे किस तरह के प्रश्न हैं। तो पत्र लेखन तो है नहीं, कुछ लिखना पड़ता नहीं है, निबंध भी नहीं है, मौखिक नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब जहाँ आ जाएगी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे तो क्या होगा, वस्तुनिष्ठ। और आपका देखिए पहला है भी बहुविकल्पी प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव है, तो इसको वस्तुनिष्ठ आंसर होगा। वस्तुनिष्ठ को ही इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी। मतलब आप वर्ड्स का क्या करना चाहते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम जानना चाहते हैं। आपको वर्ड्स क्या है, वर्ड्स क्या कह रहा है, उस वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसको किसी की चीज़ को नहीं जानना है, आपको सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम जानना है। तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, शब्दकोश। देखिए शब्दकोश में भी सिनोनिम एंटोनिम होता है, लेकिन वहाँ आपको साथ में मीनिंग भी रहेगा। वर्ड्स का आपको जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसको भी जानना पड़ता है, तो शब्दकोश नहीं हो सकता है। संकलन भी इससे संबंधित नहीं है। और 3 है शब्द समूह का सूची कोश, मतलब आप शब्दों का एक सूची बना लीजिए, इधर लिख दीजिए सिनोनिम, इधर लिख दीजिए एंटोनिम। आप एक वर्ड लिख दीजिए, इस वर्ड का सिनोनिम या उस वर्ड का यहाँ एंटोनिम लिख दीजिए। तो ये बिल्कुल सही है कि शब्द समूह का एक सूची कोश आप तैयार कर लीजिए और वहाँ से आप रट लीजिए चीज़ों को। तो 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी खाली जगह सुधारने में मदद करती है। जब बच्चे क्या करते हैं, एक पेयर ग्रुप में बैठ जाते हैं, पेयर ग्रुप में बैठने के बाद क्या करते हैं वो कि एक दूसरे को सवाल करते हैं कि तुम हमको कुछ वर्ड्स पूछो, हम तुमको पूछेंगे। तो उससे बच्चे का किस चीज़ में विकास होगा, पठन में। देखिए पढ़ने की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वर्ड्स की, कि बच्चे के किस एक बच्चे दूसरे बच्चे को वर्ड्स पूछते हैं, वो बच्चे फिर इसको वर्ड्स पूछते हैं। तो लेखन की भी नहीं होगी और इससे बोलने की भी नहीं होगी। किसका होगा, शब्द संपदा यानी वर्ड्स पावर। बच्चे का के अंदर जो है वर्ड्स पावर बढ़ेगी, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को जान सकेंगे। क्यों, क्योंकि 5 वर्ड्स, अगर 2 बच्चा है ए और बी, इन्होंने 5 वर्ड्स का हो सकता है कि ये पहले से 3 जानते थे, 2 नहीं जानते थे, तो इनका अब 2 बढ़ गया, 5 + 7 वर्ड इनके पास आ गया। और बी ने 5 वर्ड्स का हो सकता था कि ए को 1 जानता था, 2 या 5 भी जान सकता था। अगर उन्होंने 4 तक जाना, 1 वर्ड्स तो बढ़ेगा ना उनका, तो इससे क्या होगा, वर्ड्स पावर बढ़ेगा। तो बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है, सुश्री सुदीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। ये आपके लिए कीवर्ड्स है, पहले क्या करते हैं, सुनते हैं फिर वो दोहराते हैं। सुश्री सुदीना अपने विद्यार्थियों के खाली जगह को पुष्टि कर रही है, मतलब किन चीज़ों की वो पुष्टि कर रही है, बच्चों के अंदर किस चीज़ का वो बढ़ा रही है, किस चीज़ को। तो देखिए पहले सुनते हैं बच्चा, फिर उसी चीज़ को दोहराते हैं, तो इसमें क्या होगा, सुनना और बोलना। तो देखिए सेकंड में जब देखिएगा तो पठन होगा, पढ़ने वाली बात नहीं आ रही है। 3rd में भी पठन है और 4 में भी पठन है। तो और 1 में क्या है, श्रवण मतलब सुनना एवं वाचन मतलब बोलना। तो 1 इज द राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, 10-10 क्वेश्चनों का ये सीरीज चलेगा और ये 200 क्वेश्चंस का चलेगा। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, तो वह भाषा के डैश यानी खाली जगह प्रकार का प्रयोग कर रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने भावनाओं का, संवेगों का और विचारों को अभिव्यक्त कर रही है, अपने विचार को वो एक्सप्रेस कर रही है। तो भाषा के किस चीज़ का उपयोग कर रही है, पहला सूचना, मतलब वो सूचना देना चाह रहा है, तो सूचना नहीं होगा, क्योंकि वो विचारों को अभिव्यक्त भी कर रहा है, मीनिंग को भी समझाना चाह रहा है कि वो कह क्या रहा है, उनके मीनिंग को भी आपको समझना है। तो सूचना में वो नहीं होता है। सूचना क्या होता है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ये एक सूचना है, आप इसको रट के भी कर सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, इसमें आपको कुछ भी समझना नहीं है, इसको सूचना बोला जाता है। निर्देशात्मक मतलब वो निर्देश दे रहा है, तो निर्देश वाली कोई बात है नहीं यहाँ। व्यंजक यानी अर्थपूर्ण, बिल्कुल सही है, विचारों को अभिव्यक्त करना, जब वो अपने विचारों को, संवेगों को, भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो आप उसके मीनिंग को समझिए, क्योंकि वो मीनिंग समझाना चाह रहा है। तो यहाँ पर कौन आंसर होगा, सी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको ध्यान में रखना है, जहाँ भी भाषा प्रयोग का बात आएगा वहाँ क्या होगा, अर्थपूर्ण चीज़ों को आपको चुनना है। तो इसी के साथ हमारा जो 10 क्वेश्चनों का आज का जो क्लास था वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने इससे पहले हिंदी पेडागोजी का सीरीज़ नहीं देखा है
तो आप उसको ज़रूर देखें। और जाते जाते आपको इतना कहे कि जाएंगे, चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम आपको सीटेट की जेन्युइन प्रिपरेशन करा रहे हैं। 120 प्लस स्कोर के लिए हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों।